माँ शारदे के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी बच्चों का अभिवादन करता हूँ। आपको साधुवाद देता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है उसको भली-भाँति अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले आरपीएससी ने प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदला है। उस बदलते हुए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके बीच में जो मेरा पार्ट है शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर आरपीएससी ने क्या-क्या बदलाव किए हैं, वो बदलाव मैं सबसे पहले सिलेबस के माध्यम से आपसे चर्चा करूँगा और उसके बाद आपको ये सारे वीडियोज़ ड्रोन ऐप पर उपलब्ध होंगे। धीरे-धीरे अपने वो सारे वीडियोज़ टॉपिक वाइज़ आपके पास उपलब्ध हो जाएँगे। अभी सबसे पहले अपन सिलेबस की चर्चा कर लें कि जो आरपीएससी ने सिलेबस में, जो कि इस समय एजुकेशन सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, इसलिए शैक्षिक परिदृश्य को हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी देखा है और शैक्षिक परिदृश्य के जो टॉपिक्स हैं वो आपकी जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसमें भी आने वाले हैं। तो यहाँ प्रथम श्रेणी के स्कूल मैनेजमेंट के अंदर शैक्षिक प्रबंधन के अंदर क्या-क्या बदलाव हुए हैं उन पर मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। अपन इसको देखें तो एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, हेडिंग वही है। आरपीएससी ने हेडिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। तो यहाँ पर ही बच्चों पहला प्रश्न आ जाता है आपसे, आरटीए 2009 का पूरा नाम पूछ लिया जाता है और आरटीए 2009 का पूरा नाम जो है वो यहीं पर ध्यान में रख लीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये पहला ही प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। सिलेबस से ही कई बार कई प्रश्न हमारे क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसका पूरा नाम ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले इसको दो पार्टों में बांटा हुआ है। एक तो शैक्षिक प्रबंधन के रूप में है और शैक्षिक प्रबंधन के भी फिर दो पार्ट में उसको बांटा हुआ है कि जो हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट है विद्यालय के संदर्भ में उसको देखा है, दूसरे पार्ट में शैक्षिक परिदृश्य को देखा है और उसका भी जो फर्स्ट पार्ट का दूसरा पार्ट आता है वो आरटी 2009 को लेकर के आता है। जरा इसको देखें, एजुकेशन मैनेजमेंट जो शैक्षिक प्रबंधन है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है और कुछ टॉपिक्स को जोड़ा गया है। यहाँ अपन देखें तो पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है कंसेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। तीन चीजें हैं इसके अंदर, किसको लेकर के, एजुकेशनल मैनेजमेंट को लेकर के, शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के कि शैक्षिक प्रबंधन का संप्रत्यय क्या है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या हैं और शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। पहले के सिलेबस में संप्रत्यय था, कार्य था, लेकिन सिद्धांत नहीं थे। अब इस सिलेबस के न्यू सिलेबस के अंदर इसमें सिद्धांत भी जोड़े गए हैं। तो तीन बातें हैं प्रबंधन के संदर्भ में, साथ में शैक्षिक प्रबंधन के संदर्भ में। कॉन्सेप्ट हमें समझना है, फंक्शंस हमें समझने हैं एंड प्रिंसिपल्स, तीन बातें, संप्रत्यय, कार्य एवं सिद्धांत। दूसरा है जो नया जोड़ा है आपके सिलेबस के अंदर वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में TQM कह देते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। जो शिक्षा है हमारी उसमें जो प्रबंधन की अपन बात कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इस गुणवत्तापूर्ण के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां अपना योगदान यहाँ पर दे रही हैं। तो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किस प्रकार से आएगा, कौन कौन सी हमारी एजेंसियां हैं, चाहे एनसीईआरटी को देख लें, चाहे न्यूपा को देख लें, चाहे एससीईआरटी को देख लें, चाहे डाइट देख लें, एनसीईआरटी देख लें, एनसीटी देख लें, ऐसे बहुत से आईएएससी देख लें, बहुत सारे संस्थान हैं जो शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं, वो सारी बातें अपन वीडियो के माध्यम से चर्चा कर पाएंगे आपके बीच में। तीसरा बिंदु है वो है भी नया जोड़ा हुआ है इसके अंदर, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन।
जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है और निरीक्षण होता है, तो पर्यवेक्षण क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण में नियंत्रण वातावरण की बात करते हैं, जबकि जो सुपरविजन होता है उसमें हम सम्मेलन की बात करते हैं। हम विभिन्न समय समय पर देखते हैं, बहुत सारे सम्मेलन अभियान हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाते हैं, तो वहाँ जो किया जाता है वो पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। इस पर्यवेक्षण शब्द को तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सबने बीएड का पाठ्यक्रम पूरा किया है। बीएड के पाठ्यक्रम के अंदर आपने जब पाठ्य योजना बनाई थी तो उसमें नीचे लिखा था पर्यवेक्षक टिप्पणी। पर्यवेक्षक का जो भूमिका है वो उस अध्यापक की भूमिका है जो आपको कॉलेज, बीएड कॉलेज के अंदर क्लासरूम के अंदर लेक्चर दे रहा था। वहाँ तो वो व्याख्याता की भूमिका में है, सहायक आचार्य की भूमिका में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में है। लेकिन जब वो आपको चेक करने के लिए जाता है तो वो लेक्चर की भूमिका में नहीं होता, वो पर्यवेक्षक की भूमिका में आ जाता है, सुपरविजन की भूमिका में आ जाता है। वो आपका सुपरवाइजर कहलाता है, और सुपरवाइजर कहलाता है तो वो आपको पढ़ाने के लिए भी पूरा पर्याप्त अवसर देता है, स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ में जब वो आपकी डायरी में कमेंट्स डाल रहा होता है तो नियंत्रण भी करता है, जिसमें स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं दोस्तों, वो पर्यवेक्षण है यहाँ पर। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है, अध्यापक की उसमें क्या भूमिका होती है, वो इस टॉपिक के अंदर अपन समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो देखो, इसमें ये जो प्रिंसिपल्स वाला है, सिद्धांत वाला टॉपिक है, ये नया जोड़ा हुआ है, ये वाला पूरा टॉपिक नया जोड़ा है आपके इसके अंदर। तीसरा जो शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, यह टॉपिक भी नया जोड़ा है। चौथा वाला जो टॉपिक है बच्चों, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नया नहीं है, ये पहले से ही आपके उसमें जोड़ा हुआ था। संस्थागत नियोजन, जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है, हर संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करती है। वो प्लानिंग शैक्षिक इस क्षेत्र में भी हो सकती है और सह शैक्षिक क्षेत्र में भी हो सकती है। इस संस्थागत प्लानिंग की जब बात करते हैं तो जो मुदालियर आयोग आया था, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 52-53, उसने सबसे पहले इस संस्थागत नियोजन की बात की थी। तो संस्थागत नियोजन क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये डिटेल में हम जानकारी कर पाएंगे आगे चल करके। और जो अगला वाला बिंदु है वो है लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये भी नया जोड़ा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, कि जो शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां होती हैं, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं काम करने की। तो ऐसी वो कौन कौन सी स्टाइल्स हैं जिससे हम अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं, हम अपने विद्यालय का गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन कर सकते हैं। तो वो नेतृत्व की जो शैलियां हैं वो अपन इस बिंदु में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये वाला बिंदु नया हो गया, ये वाला बिंदु नया हो गया, ये वाला बिंदु नया हो गया, ये सिद्धांत वाला बिंदु नया हो गया। ये कुछ बिंदु इसके अंदर नए जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे कर पाऊंगा। नेक्स्ट अपन चलें तो वो था शैक्षिक प्रबंधन का एक पार्ट। अब शैक्षिक परिदृश्य का दूसरा पार्ट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य क्या है, शैक्षिक परिदृश्य क्या है, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, जो हमारी शिक्षा का स्ट्रक्चर है, जो हमारा शैक्षिक ढांचा है, जो हमारे मैनेजमेंट का ढांचा है, जो हमारे प्रशासन का ढांचा है, वो किस तरीके से आ रहा है निकल के। तो ध्यान में आता हूँ, समग्र शिक्षा अभियान जो एक शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट है, उसके द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो शैक्षिक ढांचा है उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। वो सारे बदलावों की चर्चा आपसे इसमें हो पाएगी। तो जरा देखिए, राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जोड़े हुए हैं, इसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहला यदि हम देखें तो पहले टॉपिक में परिवर्तन नहीं है, ये पहले भी था और अभी भी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का जो संगठन है वो क्या है, किस प्रकार से इसकी संगठनात्मक संरचना की गई है, कि हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब होते हैं, देखिए मंत्री जी हैं, वो राजनीतिक मुखिया के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में जो हमारा शिक्षा का सबसे बड़ा प्रशासन होता है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा, जैसे भाषा विभाग भी उसके अंदर दिया हुआ है, संस्कृत शिक्षा भी इसके अंदर दी हुई है। तो इसका जो सारा ढांचा है वो भी अपने देखा है
कि ऊपर से लेकर के नीचे जब हम स्कूलों तक पहुंच जाते हैं तो स्कूल का जो संस्था प्रधान होता है उसे सबसे छोटा प्रशासक कहा जाता है। तो राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन एवं कार्य, तो प्रारंभिक शिक्षा का संगठन किस प्रकार से है, माध्यमिक शिक्षा का संगठन किस प्रकार से है, प्रारंभिक शिक्षा के क्या कार्य हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय क्या काम करता है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय क्या काम करता है, ये सारी बातें इस पहले बिंदु के अंदर डिस्कस होती हैं। दूसरा वाला बिंदु है, यह भी पहले से ही मौजूद है लेकिन परिवर्तन आए हैं। अपन जानते हैं कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, तो जब परिवर्तन आते हैं तो डेटाओं में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। आज जो हमारी पहली से 12वीं तक की समस्त एजुकेशन देखने की जो जिम्मेदारी दी गई वो RSCRT को दी गई है। आर का मतलब, जहाँ SCRT तो पूरे देशों के राज्यों के अंदर पाई जाती है, आर का मतलब होता है राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों RSCRT पहले भी था लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों की बात भी आपसे कर पाएंगे कि राजस्थान स्टेट काउंसिल, ये पूरा नाम भी मैंने इसलिए दिया है सिलेबस में कि आपको एक प्रश्न इनमें से परीक्षा में मिल जाएगा। तो एक तो RT 2009 में से प्रश्न मिल सकता है, एक प्रश्न आपको इनमें से मिल जाएगा। तो यही सिलेबस को देखने से ही आपको 2 या 3 प्रश्न मिल रहे हैं, तो इससे बेहतर स्थिति कौन सी हो सकती है। RSCRT का नाम होता है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको पता होना चाहिए। RSCRT का नाम आपसे पूछा जाए तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना जो NCERT स्थापित की गई थी उसकी तर्ज पर RSCRT आई और समग्र शिक्षा अभियान के तहत SIERT जो हुआ करता था पहले राजस्थान के अंदर, जिसे क्रमोन्नत कर दिया गया, क्रमोन्नत करने का दर्जा दे दिया गया RSCERT के रूप में। तो RSCERT का किस तरीके से इसमें शासी परिषद होती है, किस तरीके से इसमें निष्पादन समिति होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसमें कितने मेंबर होते हैं, RSCERT के कार्य भी बढ़ा दिए गए हैं, कौन कौन से कार्य हैं, उसमें भी जो संशोधन हुए वो संशोधन की चर्चा मैं आपसे इसमें कर पाऊंगा। नेक्स्ट बिंदु यदि अपन देखें तो BSER, यह भी सिलेबस के अंदर वही है जो पहले था, किंतु इसमें भी जो मैंने कहा था कि जो नया सिनेरियो आ रहा है, शैक्षिक प्रदर्शन में जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से BSER में भी बदलाव हुए हैं। पहले जब आपसे चर्चा हुई थी तो 36 मेंबरों को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन हमारे गवर्नर महोदय, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल महोदय ने इसमें 5 सदस्यों को और जोड़ दिया है, उनके आदेश से 5 सदस्य और जोड़ दिए हैं, इसलिए अब सदस्यों की संख्या 41 हो गई है। कार्यों में भी बदलाव आया है, तो वो कार्यों में भी क्या क्या बदलाव आए हैं तो नए परिदृश्य के अंदर हम उस पर भी चर्चा आपसे इसमें कर पाएंगे। तो इसमें भी हम आपसे चर्चा करेंगे, इस बिंदु में भी आपसे चर्चा करेंगे, इसमें भी आपसे जो नए नए बदलाव हो रहे हैं वो सारे बिंदुओं को मैं आपसे बीच में लेकर के चलने वाला हूं। फिर नेक्स्ट बिंदु है आपका IASC। तो IASC का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ध्यान में रखेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। यह भी पुराना टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि बदलाव जो हुए हैं वो बदलाव मैं आपसे इसमें चर्चा करने जाऊंगा। इन सबकी जो चर्चा है वो जब एक एक टॉपिक अपन लेके चलेंगे तो उसमें वो सारे बदलाव आपको नजर आने लगेंगे। तो IASC क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, किन उद्देश्यों को लेकर के की गई, कब की गई, इसके भी कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें भी कौन से विभाग प्रभाग होते हैं, वो सारी जानकारी इसमें हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका डाइट। यह भी पुराना ही टॉपिक है, पहले से ही आपके सिलेबस में जोड़ा हुआ था, लेकिन इसमें भी कौन से बदलाव हुए हैं, क्योंकि अब जो पावर दी है, एम्पावर दी है, वो डाइट को दी गई है। डाइट को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो ऐसा क्या डाइट के अंदर चीज़ें दी गई हैं जिससे कि जो डाइट के प्रिंसिपल हैं वो DD रैंक के होते हैं। अब DD रैंक का प्रिंसिपल है तो DD रैंक के प्रिंसिपल को देखते हुए जो हम एलिमेंट्री एजुकेशन को देखने की बात करते थे, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर भी कौन कौन से कार्य इसके साथ में जोड़ दिए गए हैं, उस पर भी जो संशोधन हुए हैं उस पर हम आपसे इसमें चर्चा कर पाएंगे। तो डाइट का पूरा नाम ही आपसे पूछ लिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ये पूरा नाम दोनों हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो नया बदलाव आया है उस बदलाव को देखें तो ये नया बदलाव है दोस्तों आपके पास में RSOS। RSOS एक नया टॉपिक है और ये जो तर्ज है वो है NIOS। NIOS का नाम आप भली भांति जानते हैं, उस NIOS की तर्ज पर ही राजस्थान के अंदर
ROS की स्थापना की गई थी? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। पूछा जा सकता है आपसे कि RSOS का पूरा नाम बताइए। तो RSOS का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, यानी राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय। जो हमारे ओपन स्कूल्स हैं, वो ओपन स्कूल्स के माध्यम से हमारे 10वीं बच्चे जो शिक्षा के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन बच्चों को भी हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ पाएँ। तो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के अंदर जो ओपन स्कूल हैं, जिनके माध्यम से हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ सकते हैं, तो उसके भी कौन-कौन से कार्य, इसकी भी स्थापना किस स्थिति परिस्थिति को देख करके की गई थी। ये नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बिंदु की अपन बात करें तो RSTBB। तो RSTBB क्या है? यह पुराना टॉपिक है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, यदि इसकी फुल फॉर्म देखें तो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसमें भी काफी सारे बदलाव हुए हैं, वो सारे बदलावों की चर्चा अपन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें ये नया टॉपिक जोड़ा है बच्चों, SIQE। SIQE नया टॉपिक है। हमने पढ़ा था, सुना था CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जब अपन बात करते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन की बात करते हैं, तो वो CBSE के माध्यम से लागू किया गया था। लेकिन जब हम स्टेट में आते हैं तो स्टेट में खासतौर से जो पहली से 5वीं तक की शिक्षा है, उसमें कैसे गुणवत्ता हम ला सकते हैं, तो वहां पर एक नया कंसेप्ट दिया गया है SIQE। और SIQE का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी में कहा जाता है गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य पहल। गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य ने कौन सी पहल की हैं, वो चाहे ABL कक्ष की बात करें, या हम CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करें, चाहे हम CC पैटर्न की बात करें, ये सारी बात अपन इसके अंदर कर पाएंगे। तो SIQE एक नया टॉपिक है आपके पास बच्चों, और जब नया टॉपिक है तो इस नए टॉपिक को भी हमें ढंग से क्या होगा, समझना होगा। अगला वाला टॉपिक भी आपके लिए नया है। अब ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके लिए नए आने वाले हैं। दीक्षा राइस, एक डिजिटल क्रांति लाने के लिए हमारे पास एक पोर्टल है जिसको हम दीक्षा कहते हैं, और राजस्थान के संदर्भ में कहते हैं तो राइस शब्द जोड़ दिया गया। तो दीक्षा राइस क्या है, इसका फुल फॉर्म भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि अभी डिजिटल क्रांति की अपन बात कर रहे हैं, तो दीक्षा क्या है, डिजिटल। देखिए ये डी शब्द जो आपके पास में दे रखा है, ये है डी माने डिजिटल, और डी के बाद जब आई शब्द हमें नजर आ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। आई माने होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और फॉर के माने होता है नॉलेज, के होता है नॉलेज, और SHA ये पूरा है शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये तो हो गया दीक्षा। फिर राइस की अपन बात करते हैं, तो राजस्थान, जैसा मैंने कहा कि जो राइस है वो राजस्थान के संदर्भ में है, तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। जो हमारे स्कूल एजुकेटर्स हैं उनके लिए ये राजस्थान का एक पोर्टल है जिसे हम दीक्षा राइस कहते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में इसे दीक्षा राइस कहा जाता है। और जब दीक्षा को हम पढ़ेंगे तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल तैयार किया गया है जिसे दीक्षा के नाम से जाना गया, दीक्षा राइस। फिर एक नया, ये 3 जो कार्यक्रम यहां जोड़े गए हैं बच्चों, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि कोरोना हमारे पास में आए, कोरोना वैश्विक महामारी हमारे बीच में अचानक आ गई, और बच्चे हमारी उस शिक्षा से बाधित ना हो, और शिक्षा से जब बाधित ना हो तो ये डिजिटल क्रांति के रूप में ही 3 चीजें हमारे पास में आ गई। एक कार्यक्रम था स्माइल, स्माइल को भी हम पढ़ेंगे तो 3 चरणों में हम इसको पढ़ पाएंगे कि स्माइल फर्स्ट, स्माइल 2 और स्माइल 3, 3 चरणों में स्माइल ये कार्यक्रम आया है। इसका यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो एस का मतलब होता है सोशल, और एम का मतलब होता है मीडिया, सोशल मीडिया। आई का मतलब इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट।
जिसको क्या कहा हमने, शॉर्ट में स्माइल कहा। इसी प्रकार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे पढ़ पाएं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जब हम सेंट्रल में पढ़ते हैं तो वहां हमने ज्ञान दर्शन को पढ़ा था। पहले सिलेबस के अंदर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम जोड़ा हुआ था, उस ज्ञान दर्शन को हटा करके अब क्या हो गया है, शिक्षा दर्शन हो गया है। तो अब ज्ञान दर्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा दर्शन पढ़ना है। तो जो ज्ञान दर्शन का लेकिन जो भूमिका थी ज्ञान दर्शन की, वो भूमिका यहाँ भी रहने वाली है। तो शिक्षा दर्शन के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, कौन से फेज में ये चला, कितने घंटे इसमें चला, कौन कौन से चैनलों के माध्यम से चला, ये सारा डिटेल हम पढ़ पाएंगे इसके बारे में। फिर एक और कार्यक्रम जोड़ा गया, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी जो हमारे पास में ज्ञान वाणी था, जो केंद्र के द्वारा संचालित था, आपके सिलेबस में था पहले ज्ञान वाणी, जो एफएम रेडियो 105 के माध्यम से था आपके बीच में। अब ये आ गया शिक्षा वाणी, जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो के राजस्थान के 25 चैनल काम करते हैं, उन 25 चैनलों पर भी इस कार्यक्रम को क्या गया था, प्रसारित किया गया था कोरोना काल के दौरान। तो ये 3 जो कार्यक्रम है, स्माइल कार्यक्रम है, दीक्षा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है और शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, जो आओ घर पर सीखें की तर्ज पर हमारे लिए लागू किए गए थे। फिर ये भी पुराना है, नया नहीं है, समग्र शिक्षा अभियान। और समग्र शिक्षा अभियान जो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा, तीनों को जोड़ करके, तीनों कंपोनेंट को जोड़ करके एक नया कंपोनेंट तैयार किया, जिसके हम कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उन सारे बदलावों की चर्चा हम एक एक जब बिंदु लेंगे तो कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि अपन देखें तो तीसरा जो लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, वो है प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। तो 2009 के जो प्रावधान हैं, कितने अध्यायों में से लिया गया, कितनी धाराओं में से लिया गया, एसएमसी की स्थापना किस प्रकार से की गई, ये सारा पुराना टॉपिक है। लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम पहले 38 धाराओं की बात करते थे, और जब इसमें 2012 का एक संशोधन आया जिसमें हम आज 39 धाराओं की बात करते हैं। तो 39वीं धारा कौन सी है, या नियम 2011, ये तो अधिनियम है, और राजस्थान में जब इसे लागू किया गया था तो नियम 2011 उसे कहा गया है। उसकी भी कुछ बातें आपसे हम कर पाएंगे। तो इसमें भी जो संशोधन है वो संशोधन की बात बच्चों में आपसे कर पाऊंगा। ये है हमारा न्यू सिलेबस एजुकेशनल मैनेजमेंट का। एजुकेशनल मैनेजमेंट का न्यू सिलेबस मैंने आपके बीच में रख दिया है। जहां बदलाव हुए हैं वो सारे बदलावों की बात मैं एक एक बिंदु के माध्यम से आपके बीच में कर पाऊंगा, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।